YouTube के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे से आयोजित की जाती है। इस प्रश्न पत्र में आपको 45 प्रश्न मिलेगा। ये प्रश्न मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न का सेट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। ये डायरेक्ट आपका हिट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाए। मैं बता दूं कि आपके तैयारी को अच्छी करने के लिए ये क्लास को प्रत्येक दिन अच्छा प्रश्न को डाला जाता है और शाम के 6 बजे देखना न भूलेंगे। शाम के 6 बजे जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, कृपया वो अंत तक वीडियो को देखें। आपके लिए ही इतने सारी मेहनत किया जा रहा है। प्रत्येक रोज अंत तक देखेंगे और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता होगा उस प्रश्न को याद कर लेंगे। ये एक गेस प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन में है गति के प्रथम नियम, दूसरा में है गति के द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन में है गति के तृतीय नियम पर और चौथा ऑप्शन में है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे, जो कि एक घड़ी के रूप में आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी गति के तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान दें, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ेगा? तो पहला ऑप्शन में है आधी, दूसरा में है अपरिवर्तित, तीसरा में है 2 गुना और चौथे ऑप्शन में है 4 गुना। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं घड़ी के समय को ऑन करता हूं। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का कमेंट सही है। जो भी व्यक्ति जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब दें ताकि आपको पता चले कि आप कितने प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 4 गुना होगा। अगला प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न है आवेग क्या है? ध्यान से सुनेंगे। आवेग के बारे में पूछता है। आवेग क्या है? तो पहला ऑप्शन में है एक मापक राशि, दूसरा में है एक सदिश राशि, तीसरा ऑप्शन में है ना तो एक मापक और ना ही एक सदिश और ऑप्शन नंबर चौथा में है कभी एक मापक और कभी कभी एक सदिश। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। जल्दी से सोच समझ करके आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न लाए हैं आज की सेट में। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी एक सदिश राशि। तो ध्यान रखेंगे, आवेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि? तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है वह एक व्यापक दूरी तय करता है, दूसरा में है वह संवेग संरक्षण को बनाए रखता है, तीसरा ऑप्शन में है वह दौड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है और चौथा ऑप्शन में है वह संवेग प्राप्त करता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये करा है कि एक जो कोई खिलाड़ी होता है कूद में हिस्सा लेने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी वह संवेग प्राप्त करता है। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न होगा,
यदि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान लाई जाए तो क्या होगा। यानी चंद्रमा के सतह से जो चट्टान को लाएंगे तो उसका द्रव्यमान वजन में क्या परिवर्तन होगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, दूसरा में है इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तीसरा में है द्रव्यमान और भार दोनों बदलेंगे, और चौथा ऑप्शन में है इसका द्रव्यमान और भार अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं अब घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। तो चलिए घड़ी महोदय जल्दी से आप तैयार हो जाए। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा इसका बाहर बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, अब छठा प्रश्न, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को एक ऊंचाई h से निर्वात में छोड़ा जाता है तो दोनों केंद्रों द्वारा धरातल पर पहुंचने पर लगने वाला समय होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है मोटे तौर पर समान, दूसरा में असमान, तीसरा में सटीक रूप से समान, चौथा में उनके के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से बताएं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सटीक रूप से समान होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता है क्योंकि यह, तो ऑप्शन नंबर 1 में है सघन्य होता है, 2 में है कम सघन्य होता है, 3 में है समान रूप से सघन होता है, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। आज की सेट में बहुत अच्छा प्रश्न को लाए हैं, तो ध्यान रहे कि शाम के 6 बजे इस लाइव क्लास से जुड़े। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सघन होता है, कम सघन होता है। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। उत्प्लावन बल आधारित होता है, ध्यान से सुनेंगे। उत्प्लावन बल आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 1 में है तरल की गहराई पर, 2 में है तरल के घनत्व पर, 3 में है तरल के रंग पर, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न लाए हैं। जिसको ये प्रश्न नहीं होगा वो कृपया इस प्रश्न को लिख लें, सीख लें, याद कर लें। चलिए अब मैं बता दूं कि आपके जो समय है वो ऑन हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी तरल के घनत्व पर। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। 9वां प्रश्न है बल को परिभाषित करने वाला कौन सा नियम है। ऑप्शन नंबर 1 में है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, 2 में है न्यूटन की गति का पहला नियम, 3 में है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, और ऑप्शन नंबर 4 में है न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं, तो जल्दी से इस आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे का कमेंट कर रहे हैं काफी अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सही है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी न्यूटन की गति का पहला नियम होगा। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न, कोई भी ठोस जल में नहीं डूबेगा यदि उन पर अपेक्षित घनत्व डैश 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 हो। तो ध्यान से सुनेंगे।
एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक, असीमित। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। कह रहा है कि कोई भी ठोस जल में नहीं डूबेगा यदि उनका अपेक्षित घनत्व हो। कितना होना चाहिए अपेक्षित घनत्व ताकि ठोस नहीं डूबे? तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया। चलिए आपका समय चालू होता है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी एक से कम होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा। तो चलिए 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, जब एक साइकिल, ध्यान से सुनेंगे, जब एक साइकिल एक उभड़ खाबड़ सतह पर चलती है तो इसकी चाल में क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है बढ़ जाती है, 2 में है घट जाती है, 3 में है अपरिवर्तित रहती है, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जो भी अभी लाइव नहीं आए हैं कृपया लाइव आ जाए, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं शाम के 6 बजे से ये सेट को शुरू कर देता हूं। तो ध्यान रखें, शाम के 6 बजे अधिक से अधिक व्यक्ति अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस क्लास को मैं सिर्फ आप लोग के लिए चला रहा हूं। तो ध्यान रहे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी घट जाती है। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। जब एक वस्तु त्वरण के अधीन आ जाती है तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में इसकी चाल सदैव बढ़ती है, दूसरा में है इसका वेग सदैव बढ़ता है, तीसरा में है यह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, और चौथा ऑप्शन में है एक बल सदैव इस पर कार्य करते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें और अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तभी आपको जो है सो क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और आपकी जो तैयारी है उसका पता चलेगा। तो चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी इसका वेग सदैव बढ़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान रखें। एक गाड़ी की कमानी में होती है, पूछा जा रहा है कि एक गाड़ी की कमानी में क्या होती है? तो ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में है यांत्रिक ऊर्जा, 2 में है गतिज ऊर्जा, 3 में है स्थितिज ऊर्जा, और 4 में है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब आपकी समय चालू होती है। आपका समय अब समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा यानी स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, न्यूटन के द्वितीय नियम इनमें से किसका पता चलता है? न्यूटन के गति के तीसरे जो नियम है, द्वितीय नियम में किसका पता चलता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में जड़त्व, 2 में है बल, 3 में है संवेग, और ऑप्शन नंबर 4 में है त्वरण। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है, आपको इससे भी अच्छा प्रश्न आगे देखने को मिलेगा, तो अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपकी क्वेश्चन पे पकड़ भी अच्छी होगी और आप बहुत क्वेश्चन को सीख भी पाएंगे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी संवेग। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न
15वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कहाँ शून्य होता है? ध्यान से सुनेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ पर त्वरण का मान शून्य होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है पृथ्वी की सतह के ऊपर, 2 में है पृथ्वी की सतह पर, 3 में है पृथ्वी की सतह के नीचे, 4 में है पृथ्वी के केंद्र पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब आपका समय शुरू होता है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जो भी कमेंट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कमेंट कर रहे हैं, एकदम सही है। इसी तरह से मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, अंत तक देखिए। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी पृथ्वी के केंद्र पर। तो ध्यान रखें, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान जो है, त्वरण का मान जो है सो शून्य होता है। तो ध्यान रखे रहेंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न होगा। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है केवल मात्रा पर, 2 में है केवल वेग पर, 3 में है मात्रा और वेग दोनों पर, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछे जा रहा है। ये सभी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इस प्रश्न को सीखें। चलिए, घड़ी की समय शुरू हो चुकी है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर मात्रा और वेग दोनों पर। बहुत ही अच्छा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो मात्रा और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? ध्यान से सुनेंगे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 746 जूल, 2 में है 746 न्यूटन, 3 में है 373 वाट, और 4 में है 746 वाट। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए अब घड़ी को ऑन करता हूँ, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए गरीब महोदय जी, आप तैयार हो जाए। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 746 वाट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न पिछले 2-3 बार से पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न होगा। सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया? ये प्रश्न आपका हिस्ट्री से प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। सहायक संधि प्रणाली को कौन लागू किया? ऑप्शन नंबर 1 में है रॉबर्ट क्लाइव, 2 में है वारेन हेस्टिंग्स, 3 में है लॉर्ड वेलेस्ली, और 4 में है लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए अब आपके समय शुरू होता है। बहुत ही अच्छा। जो भी कमेंट कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं शाम के 6 बजे प्रत्येक रोज इस क्लास को शुरू करता हूं। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। सहायक संधि रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न होगा। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि? तो ध्यान से सुनेंगे। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, 2 में है इनमें स्व प्रतिलिपिकरण होता है, 3 में है यह गुणसूत्रों में पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 में है इसका सूक्ष्म आकार है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जीव विज्ञान से प्रश्न को उठाए हैं।
चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी यह गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में आमीटर, दूसरा में वोल्टमीटर, तीसरा में है गैल्वेनोमीटर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है, ये फिजिक्स का प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है आमीटर, 2 में है वोल्टमीटर, 3 में है गैल्वेनोमीटर और 4 में इनमें से कोई नहीं। पर चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप समय को देखते हुए कम समय में अपना टाइम अप करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आमीटर। काफी अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी तरह का प्रश्न को मैं बार बार लाता हूँ। अगला प्रश्न होगा 21वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 में है इंडियन, दूसरे में है पास्कल, 3 में है न्यूटन, 4 में है आइंस्टाइन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। काफी अच्छा प्रश्न था, ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में एडिसन, दूसरा में पास्कल, तीसरा में न्यूटन, चौथा में आइंस्टाइन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी न्यूटन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 22वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 22वां प्रश्न, अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन प्रकाश की अवधि क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में दिन प्रकाश की अवधि बढ़ेगा, दूसरा में घटेगा, तीसरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और चौथा में होगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से स्पष्ट का आंसर दें। चलिए अब आपका समय को शुरू करते हैं। जल्दी से स्पष्ट का आंसर दें। अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य कहाँ पर होता है? ये प्रश्न पीछे भी प्रश्न था, तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। दोबारा ये प्रश्न डाला गया है ताकि पता चले कि आप लोग का स्मरण शक्ति कितना अधिक है। आप लोग प्रश्न देखा हुआ प्रश्न को याद रख पाते हैं या नहीं। पहला ऑप्शन में है ध्रुव पर, दूसरा में है विषुवत रेखा पर, तीसरा में है पृथ्वी के केंद्र पर और चौथा में है चंद्रमा पर। चलिए मैं घड़ी को ऑन करता हूँ।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। फटाफट कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट नहीं करे जल्दी जल्दी कमेंट करें। अगला प्रश्न 24 नंबर का, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में है क्लोरीन, दूसरा में है सोडियम, तीसरा में है सोडियम अमलगम और चौथा में है हाइड्रोजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए गरीब महोदय, आप तैयार हो जाए, आप अलार्म बजा दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सोडियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। टीन तथा लेड है, यानी टीन और शीशा, लेड माने होता है शीशा, तो टीन और शीशा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में उपधातु, 2 में है अधातु, 3 में है धातु और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी कमेंट कर रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं। आपका प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब घड़ी की समय को शुरू करता हूँ। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी उपधातु। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला में सर सैयद अहमद खां, 2 में है अली बंधु खां, 3 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और 4 में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब आपकी समय को शुरू करें। घड़ी महोदय, चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अली बंधु खां। अगला प्रश्न 27वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसको याद भी कर लेंगे। पहला ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद, दूसरा में है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा में स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा में है स्वामी अभयानंद। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न होगा, तो चलिए आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला में है बर्मा में, दूसरा में सिंगापुर में, तीसरा में है जापान में, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है इस सेट में, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। बहुत बढ़िया। जो भी कमेंट कर रहे हैं उसका सही आंसर आ रहा है। जो भी है नाम तो उन्हें बता पाएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सिंगापुर। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 29वें नंबर का प्रश्न होगा। तो चलिए 29वां प्रश्न है, भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में दो प्रधान तत्व हैं। ध्यान से सुनेंगे। भूपटल में पाए जाने वाले दो तत्व कौन कौन से हैं जो प्रधान हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है ऑक्सीजन तथा सिलिका, 2 में है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम, 3 में है सिलिकॉन तथा लोहा और ऑप्शन नंबर 4 में है एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपके समय शुरुआत किया जाता है। घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 30वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है। ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है नाइट्रोजन की उपस्थिति पर, दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर, तीसरा ऑप्शन में है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पे और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है, क्योंकि इस सेट में मैंने एक पे एक क्वेश्चन को लाया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सभी का सभी प्रश्न साइंस से उठाया गया प्रश्न है। तो अगर लगातार मेरे साथ बने रहते हैं तो आपकी साइंस की तैयारी अच्छी हो सकती है। तो ध्यान से सुने, जल्दी से कमेंट करें। आपका समय भी समाप्त होने वाला है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी नाइट्रोजन एवं कार्बन की उपस्थिति पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर सिर्फ नाइट्रोजन की उपस्थिति पर होगा, कार्बन इसमें से हट जाएगा, क्योंकि कृषि योग्य भूमि बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति पर कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है। अंत तक लाइव देखें, अंत तक लाइव देखें। ये आपके लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो ध्यान दें। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है, दानदाता की आंख का कौन सा भाग अंधता के उपचार में रोपण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो आंख का दान देता है, तो आंख का कौन सा भाग दान देता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति का आंख का इलाज कर सके? तो ऑप्शन नंबर पहला में है रेटिना, दूसरा में है लेंस, तीसरा में है कॉर्निया, चौथा में है संपूर्ण नेत्र गोलक। चलिए अब घड़ी ऑन हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको 10 सेकेंड का समय मिलता है, उसी में आंसर देना है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कॉर्निया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 32 नंबर का होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने, हाइपोथैलेमस के हार्मोन कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है नियामक हार्मोन, दूसरा में है वृद्धि हार्मोन, तीसरा में है पोषी हार्मोन और चौथा में है एंजियोटेंसिन हार्मोन। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। साइंस का एक पे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, काफी अंदर तक से प्रश्न उठाया गया है। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, जो भी जवाब दिए हैं एकदम सही जवाब दिए हैं। अब मैं बता दूं कि आपका समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस प्रश्न का आंसर अब मैं बताता हूं, चूंकि आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी पोषी हार्मोन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 33वें नंबर का प्रश्न होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 33 नंबर का, नेत्र लेंस में कौन से भाग में रक्त वाहिनी नहीं होती है?
इसका मतलब ये हुआ कि रक्त नेत्र के कौन से भाग में रक्त का जो वाहन करने वाले होते हैं वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है रेटिना, 2 में है कोरेइड, 3 में है कॉर्निया, 4 में है स्क्लेरा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न का सेट है ये। अंत तक इस लाइव क्लास को देखें। बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग के लिए ये क्लास का आयोजन किया जाता है। बहुत ही अच्छा। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कॉर्निया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान रखें। जो भी प्रश्न नहीं आता है कृपया आप याद भी कर सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ध्यान से सुनेंगे। नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है लेंस कैप्सूल, 2 में है सिलियरी बॉडी, 3 में है आइरिस और ऑप्शन नंबर 4 में है कॉर्निया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रश्न का ये संग्रह है, तो अंत तक देखें। अगर अंत तक देखते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, साथ ही आपका जो अंदाज़ा चलाएंगे वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अंत तक देखें। घड़ी महोदय ऑन हो चुकी है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी आइरिस होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है पिट्यूटरी का अग्र लोब के द्वारा, दूसरा में है पिट्यूटरी के पश्च लोब के द्वारा, तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा और चौथा है जनन ग्रंथि के द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पिट्यूटरी का अग्र लोब। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है ट्रैकिया के आसपास, 2 में है जनन ग्रंथि में, 3 में है अग्न्याशय में और 4 में है मस्तिष्क में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं, अंत तक देखें। बहुत मेहनत के बाद आप लोग के सामने ये प्रश्न को ला पाते हैं, तो कृपया मेरी मेहनत को आप लोग लाभ उठाएंगे। चलिए समय चालू हो चुका है, तो जल्दी से समय की समाप्ति होने से पहले आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मस्तिष्क में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक ही पादप से प्राप्त किए गए पौधे, दूसरा ऑप्शन में है वनस्पति रूप से उत्पादित पौधे की जनसंख्या, तीसरा में है मूल पादप के साथ आनुवांशिक समानांतर रखने वाले पादप और चौथा में उपरोक्त सभी। तो जल्दी से सोच विचार करके इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है। क्लोन होता है, क्लोन कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? चलिए घड़ी का समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी, यानी क्लोन सभी के द्वारा होता है। तो ध्यान से रख सुनेंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न होगा। निषेचन के लिए अनिवार्य अंगों में से एक है। निषेचन के लिए अनिवार्य अंगों में से एक है। ऑप्शन नंबर 1 में है परिपक्व अंडाणु, 2 में है हाड़े बाह्य दल, 3 में है रंगीन दल और 4 में है रसीले फल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी परिपक्व अंडाणु। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न
39 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। परागकण निम्न में से किसकी विशेषता है? ध्यान से सुनेंगे। परागकण निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 में है एंजियोस्पर्म का, 2 में है टेरिडोफाइट्स का, 3 में है ब्रायोफाइट्स का और ऑप्शन नंबर 4 में है उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट आ रहा है सही आ रहा है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी एंजियोस्पर्म होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 40 नंबर का प्रश्न है निषेचन का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। निषेचन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला में है नर युग्मक का मादा युग्मक में स्थानांतरण, दूसरा में है नर और मादा जननांगों का संसर्ग, 3 में है नर के नाभिक और मादा के युग्मकों का संलयन, चौथा में है एक जनन अंग के युग्मकों को सेंटिंग। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न था, ये निषेचन से संबंधित प्रश्न है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए कमेंट करें। बहुत बढ़िया। हम एक अलार्म को ऑन करता हूँ। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी नर के नाभिक और मादा के युग्मकों का संलयन। अगला प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में मानवीय अंडोत्सर्ग होता है। ध्यान से सुनेंगे। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में मानवीय अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1 दिन, 2 में है 10 दिन, 3 में है 14 दिन और ऑप्शन नंबर 4 में है 28 दिन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं, तो ध्यान से सुने। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल एकदम ऑप्शन तीसरा ही होगा, जो आप बोल रहे हैं वही होगा। तो चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 14 दिन। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं। मासिक चक्रण निम्न में से किसकी मात्रा में तीव्र गिरावट के द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है यूटिलाइजिंग हार्मोन, 2 में है फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, 3 में है एस्ट्रोजन, 4 में है प्रोजेस्टेरॉन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया। बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी प्रोजेस्टेरॉन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। स्तनधारियों में मासिक चक्र किसकी सहायता से पूरा होता है? ध्यान से सुनेंगे। स्तनधारियों में मासिक चक्र किसकी सहायता से पूरा होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रोजेस्टेरॉन और एंजियोस्टेरॉन के कारण, दूसरा में है पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन, तीसरा में प्लेसेंटा के हार्मोन, चौथा में अंडाशय के हार्मोन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो जिनको याद नहीं है कृपया नोट भी कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है जल के प्रवेश व निकास को रोकना, 2 में है कोशिका के अंदर और भीतरी की क्रियाओं को नियंत्रित करना, 3 में है एक छावनी के रूप में कार्य करते हुए मात्र लिपिड को गुजरते देना, 4 में है कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, कोशिका के अंदर और भीतरी की क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि लास्ट प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है। एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर पहला में है
एम स्लाइडेन 2 में है, टी स्वान 3 में है, रॉबर्ट हुक और 4 में है लुईन हॉक। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि ये सेट जो है सो शाम के प्रत्येक दिन 6 बजे देखने को मिलेगा। ये सेट देने का उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को अच्छा किया जाए। इनमें से जिनको जो प्रश्न का आंसर नहीं पता हो, कृपया करके दोबारा उस वीडियो को देखेंगे और जो है सो उसको रोक करके उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको याद कर लेंगे। ये गेस क्वेश्चन है, सभी का सभी गेस क्वेश्चन है। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रॉबर्ट हुक। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी के साथ आज की जो ये क्वेश्चन का सीरीज को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।